हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको आरआरबी जेईई सीपीटी 2 इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर्स का सोल्यूशन दूंगा। जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, 2019 का ये क्वेश्चन रहेगा और एग्जाम डेट है 1/9/2019 का है। ये इस वीडियो का पार्ट 3 है, लेक्चर नंबर 3 इस वीडियो का है। और इससे पिछला जो वीडियोस देखना होगा तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेंगे, वहाँ पर सारे वीडियोस का लिंक डाला हुआ है प्ले लिस्ट का। तो आप या फिर आई बटन पे भी लिंक आ रहा होगा, आई बटन पे क्लिक करके आप उस प्ले लिस्ट में जा सकते हो। एक एग्जाम और हुआ था, 31/8 को एग्जाम हुआ था, तो उसका भी मैं वीडियो सोल्यूशन दे चुका हूँ और उस प्लेलिस्ट में ये ऐड किया हुआ है ये वीडियो। तो आप वहाँ से चेक कर लेना। जो मैं लास्ट वीडियो में मैं पार्ट 2 जो वीडियो हुआ था वहाँ तक मैं 100 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया था। अभी जो वीडियो स्टार्ट होगा वो 101 से लेकर एंड लास्ट 150 तक चलेगा। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 101 पे चलते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में 100 तक करा दिया था, इसलिए मैं 101 पे चलूंगा। तो डायरेक्टली देखो 101 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट ऑफ वोल्टेज ऑफ अ सी एम्पलीफायर। सी एम्पलीफायर का आउटपुट इनपुट का फेज डिफरेंस क्या होता है, ठीक है ना। फेज डिफरेंस कहने का मतलब क्या होता है। सपोज कि मैंने इनपुट में इस तरीके से साइनसोइडल वेव दिया, तो आउटपुट में सपोज कर लो कि कुछ इस तरीके से साइनसोइडल वेव आया। तो देख लो फेज हुआ ना, ये पहले स्टार्टिंग यहाँ से हुआ था लेकिन आउटपुट में स्टार्टिंग यहाँ से। आप सपोज ये अपना इनपुट है, ये अपना आउटपुट है, इसी को कहते हैं फेज डिफरेंस। अब देखो कितना का फेज शिफ्ट हुआ, तो यहाँ से लेकर ये पूरा फेज शिफ्ट हो गया। इसको कहते हैं 180 डिग्री का फेज शिफ्ट कहा जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से फेज शिफ्ट कहते हैं। अब इसने बोला कि डिफरेंस बताइए आउटपुट इनपुट वोल्टेज का सी कॉन्फ़िगरेशन का। तो मैं बता देता हूँ सी कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट इनपुट का कितना फेज डिफरेंस होता है। तो अगर सी कॉन्फ़िगरेशन का बात करूँ तो 180 डिग्री का होगा, ओके ना। अब अगर सपोज सीबी कॉन्फ़िगरेशन का बात करूँ तो 0 डिग्री का होगा। एंड एक और होता है सीसी कॉन्फ़िगरेशन, उसका भी 0 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है आउटपुट इनपुट वोल्टेज का, ओके ना। इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 101 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर इफ अ कैपेसिटर स्टोर्स इतना कूलम एंड एट इतना वोल्ट देन इट्स कैपेसिटेंस। तो यानी किसने क्यू का वैल्यू दे रखा है 0.12 कूलम एंड वोल्ट वी इज इक्वल टू दे रखा है इन्होंने 10 वोल्ट। क्वेश्चन बोल रहा है कि कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू फाइंड आउट करो, ठीक है ना। तो फॉर्मूला पता है, सी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, क्यू अपॉन वी होता है, ठीक है ना। बस कुछ नहीं, वैल्यू पुट करो 0.12 अपॉन एंड वी का वैल्यू 10 हो गया। सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर 0.012, ओके ना। ये अपना प्राड आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। हो रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पूरा मिनरल्स एंड ऑयल्स। जो मिनरल्स होते हैं ना, जो खनिज पदार्थ होते हैं, और जो ऑयल तेल उल होते हैं, ठीक है ना। जैसे अपना पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया अपना, फिर केरासिन तेल हो गया। ये सब जो तेल जो होता है वो नॉन रिन्यूएबल है या फिर रिन्यूएबल है, या वाटर रिसोर्स है या फिर आर्टिफिशियल रिसोर्सेस है। नॉन रिन्यूएबल कहने का मतलब फिर से उसको हम लोग जनरेट नहीं कर सकते हैं। रिन्यूएबल कहने का मतलब मैं फिर से उसको जनरेट कर सकता हूँ, मतलब फिर से बनाया जा सकता है, ठीक है ना। आर्टिफिशियल कहने का मतलब मैंने खुद से बनाया, मतलब ऑयल मैं खुद से बनाया, तो ऐसा तो नहीं है। मैं पेट्रोल तो खुद से नहीं बनाया। एंड वाटर रिसोर्सेज तो हो ही नहीं सकता है। तो जो ऑयल होता है ना, पेट्रोलियम हो गया, मिनरल्स हो गया, वो नॉन रिन्यूएबल होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए, इसको दोबारा हम लोग बना नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, यानी एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर यानी एसीबी एक होता है, सर्किट ब्रेकर एक होता है एसीबी, इज ऑपरेट एट अ प्रेशर। तो किस प्रेशर पे ऑपरेट होता है, इसका प्रेशर पूछ रहा है कितना प्रेशर पे। ये थ्योरेटिकली क्वेश्चन है, यानी कि एक वर्ड में वन लाइनर क्वेश्चन है ये। तो इसका जो प्रेशर होता है वो 20 to 30 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे ये वर्क करता है, ओके ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पाम सिग्नल कैन बी डीमोडुलेटेड बाय यूजिंग। मतलब पाम सिग्नल जो होता है ना, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है ना। ये किस मतलब किसके कारण सिग्नल जो होता है वो डिमोडुलेट किया जाता है, किस में, मतलब बैंड रिजेक्ट से होता है, लो पास से होता है, बैंड पास से होता है, या फिर हाई पास से होता है। ये जो यूजिंग होता है डिमोडुलेट करता है यूजिंग बाय लो पास फिल्टर, ठीक है ना। तो पाम जो करता है डिमोडुलेट करेगा लो पास फिल्टर के थ्रू, ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नैंड गेट आउटपुट विल बी लो इफ द टू इनपुट्स आर। मतलब नैंड गेट का जो इनपुट है, आउटपुट जो है वो लो होगा जब दो इनपुट जो होगा वो क्या होना चाहिए जिसके कारण उसका आउटपुट जो है लो होगा। तो नैंड गेट पहले समझो, नैंड गेट्स में क्या होता है, दो इनपुट और फिर उसका आउटपुट एक होता है ना। तो दो इनपुट ले लिए एक्स वाई, उसका आउटपुट नैंड गेट का क्या होता है, एक्स डॉट वाई का बार होगा, ओके ना। मैं ट्रुथ टेबल से आपको डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ किस तरीके से इसका आंसर होगा। वन इसका आंसर तो वन वर्ड में डायरेक्टली मैं टिक कर देता, लेकिन मैं डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। पहले में क्या लेते हैं, मैंने दोनों पे इनपुट पे 0 0 गया, फिर नेक्स्ट दो इनपुट में से एक पे गया 0 1, फिर गया 1 0, ओके ना, फिर 1 1 गया, ओके। तो अगर 0 0 जाएगा तो उन दोनों को डॉट करेंगे तो 0 इंटू 0 0, एंड फिर उसका बार करेंगे तो 1 होगा, फिर 0 इंटू 1 1, एंड फिर उसका बार करेंगे, फिर नेक्स्ट 0 इंटू 1 करेंगे तो 1 होगा, 0 होगा, एंड 0 का बार करेंगे 1 होगा, फिर नेक्स्ट 1 इंटू 0 0, एंड 0 का बार
1, ओके ना। 1 इंटू वन 1 एंड 1 का बार करेंगे तो 0 होगा। तो आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो कि दोनों में से कोई भी इनपुट अगर मान लो 0 होता है या 1 होता है तो इनपुट पे कोई डिपेंड नहीं कर रहा, डायरेक्टली वो उसका आउटपुट जो आ रहा है वो 1 हो रहा है। अगर दोनों का दोनों इनपुट जो है अपना 1 हो जाएगा तो आउटपुट ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन ने बोला कि आउटपुट विल बी लो, आउटपुट विल बी लो, 0 को लो कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। 0 को लो कहते हैं एंड 1 को हम लोग हाई कहते हैं डिजिटल में, ओके। तो क्वेश्चन बोला आउटपुट विल बी लो इफ द टू इनपुट्स आर, दोनों इनपुट्स क्या होगा, अगर हाई होगा तो उसका आउटपुट क्या होगा, लो आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इज अ प्रोटोकॉल दैट अलाउज फॉर द सिक्योर मूवमेंट ऑफ डाटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर, मतलब एक प्रोटोकॉल होता है जिसके कारण हम लोग डाटा को सिक्योर रखते हैं, सिक्योर मूवमेंट करते हैं वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क। तो ये जो प्रोटोकॉल होता है ना, इसको टनलिंग प्रोटोकॉल कहा जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। इस प्रोटोकॉल का नाम टनलिंग प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव 25 हर्ट्ज एंड द वेवलेंथ 4 मीटर, ठीक है ना। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द साउंड वेव इन 2 सेकंड, 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस को ट्रैवल करेगा। सबसे पहले इसने क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है 25 हर्ट्ज का, ओके ना। फिर इसने क्या बोला, वेवलेंथ दे रखा है 4 मीटर का, ओके। तो अब मुझे सबसे पहले कितना डिस्टेंस इसने तय किया, तो डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो कि कितना डिस्टेंस तय किया इन्होंने। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस मुझे सबसे पहले फाइंड करना है, क्या डिस्टेंस बोल रहा है, डिस्टेंस फाइंड आउट करने को बोल रहा है। तो एक फॉर्मूला होता है इसमें, अगर वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी में फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड को हम लोग अगर v से डिनोट करें तो स्पीड इज इक्वल टू होगा वेवलेंथ, वेवलेंथ w मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी, ओके ना। इसको f से डिनोट करते हैं। तो ये अपना फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू एच एफ डब्ल्यू, ठीक है ना, एफ ओमेगा। अब इसमें वैल्यू डालो, जैसे फ्रीक्वेंसी अपना है तो वेवलेंथ 25 हो गया, इंटू फ्रीक्वेंसी कितना है 4 है, ठीक है ना। तो यहाँ से अपना 100 हो जाएगा, ये अपना क्या हो जाएगा v, यानी v का वैल्यू कितना हो जाएगा, वो 100 हो जाएगा, ओके ना। यानी कितना स्पीड है इसका, 100 मीटर पर सेकंड, ये अपना इसका स्पीड हो गया। इसने क्या बोला कि साउंड वेव निकालो एट 2 सेकंड पे, यानी t इज इक्वल टू इसने क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, निकालना क्या मुझे, डिस्टेंस निकालना, तो स्पीड इंटू टाइम होगा, ठीक है। स्पीड कितना अपने पास 100 का है एंड टाइम कितना बोला 2 सेकंड में कितना होगा, तो 200, ओके ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा 200 मीटर होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, इनमें से कौन सा है जो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। तो इसका डायरेक्टली आंसर इस वन वर्ड आंसर है, ठीक है ना, ऐसा वन लाइनर आंसर है। तो ये जो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है वो स्टैक्स कहलाता है। तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन देता हूँ कि लीनियर का मतलब क्या होता है। लीनियर का मैं एग्जांपल दे दे रहा हूँ। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर जो होता है वैसा डाटा जो अरेंज्ड रहेगा इन लीनियर सीक्वेंस में, ठीक है ना, अरेंज्ड इन लीनियर। एक होता है नॉन लीनियर, ठीक है ना। तो ये कैसा रहेगा, ये मतलब अरेंज नहीं रहेगा, तो डू नॉट अरेंज, ठीक है। अब इसका मैं एग्जांपल लिखूं, ये लीनियर का एग्जांपल लिखेंगे तो लीनियर जो एग्जांपल होगा एरे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपना लिस्ट हो जाएगा। एक स्टैक होता है जिसमें क्वेश्चन पूछ रखा है स्टैक, और एक होता है क्यू, ओके ना। ये अपना लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है। अब एक होता है नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, उसमें अपना ट्री हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा, इस तरह से अपना एग्जांपल होता है। तो ये अपना ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डज पीपीपी स्टैंड फॉर द एस्पेक्ट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, ट्रिपल पी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ट्रिपल पी का फुल फॉर्म जो होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होगा, ठीक है ना। तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। तो ये अपना पीपी ट्रिपल पी का फुल फॉर्म होता है जो डाटा कम्युनिकेशन हम लोग यूज करते हैं। ये एक तरह का कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, ठीक है ना, जिसे हम लोग डाटा कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि व्हाट इज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज, यानी एक चार्ज को मूव करने में वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी मान लो ये चार्ज एक चार्ज है, उसको यहाँ पर लाने में कितना वर्क डन होगा इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरी सम करंट, ठीक है ना, बिटवीन दोज 2 पॉइंट्स। तो इस दो पॉइंट्स के बीच में क्या डिफरेंस क्या होगा। तो ये सेम एक तरह का ये कि एक पोटेंशियल डिफरेंस का इसने डेफिनेशन दे रखा है, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एक वर्क डन होता है जो मूव करता है यूनिट चार्ज को फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है ना। ये एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
शेयरिंग ब्रिज इज यूज टू, शेयरिंग ब्रिज जो होता है वो किसके लिए यूज करते हैं, तो शेयरिंग ब्रिज जो होता है हम लोग कैपेसिटेंस मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सी हो जाएगा, कैपेसिटेंस मेजरमेंट। और मैं यहाँ पे ब्रिज लिख दे रहा हूँ और उसका टैप्स लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले लिखता हूँ यहाँ पे टैप्स ऑफ ब्रिज, टैप्स ऑफ ब्रिज, ठीक है ना। इसका फिर नेम रहेगा यहाँ पर एंड कहाँ पर यूज करते हैं वो रहेगा, ओके ना। तो पहला मैं बात करता हूँ, पहला मैं डीसी ब्रिज का ले लेता हूँ, ठीक है। डीसी ब्रिज में सबसे पहला जो आता है व्हीटस्टोन ब्रिज होगा, व्हीटस्टोन व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज को हम लोग यूज करते हैं मीडियम रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है ना। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समझ लीजिएगा, मीडियम रेजिस्टेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं। सेकंड जो होगा वो कॉरी फोस्टर ब्रिज होगा, ठीक है ना, कॉरी फोस्टर्स ब्रिज। इसको जो यूज करते हैं सेम मीडियम रेजिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। थर्ड जो अपना होगा केल्विन डबल ब्रिज होगा, केल्विन डबल ब्रिज, ठीक है ना। इसको यूज करते हैं वेरी लो रेजिस्टेंस के लिए, ओके ना। ये तीन जो है वो डीसी ब्रिज है, और भी बहुत सारा, मैं तीन वो लिखा क्योंकि तीन ज्यादा यूज में आता है। फिर जो नेक्स्ट अपना होगा वो नेक्स्ट जो अपना ब्रिज होगा वो रहेगा एसी ब्रिज, एसी ब्रिज। इसमें पहला नंबर जो एसी ब्रिज का रहेगा वो मेगर होगा, ठीक है ना। मेगर जो होता है उसका काम क्या होता है, वो हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस को यूज मेजरमेंट करता है, ठीक है ना। तो हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करता है, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट, सेकंड जो रहेगा वो मैक्सिमल इंडक्शन ब्रिज, इंडक्टेंस ब्रिज होगा। तो मैक्सिमल मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज होगा, ठीक है ना। इसका जो काम होता है वो इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए होता है, ओके ना। तो जो थर्ड जो अपना ब्रिज है मैक्सिमल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस, तो मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, इसका जो काम होता है वो सेम इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए होता है। चौथा जो रहेगा वो हेज ब्रिज होगा, हेज ब्रिज, इसका जो काम होगा सेम इंडक्टेंस के लिए होगा। पांचवा जो अपना रहेगा एंडरसन ब्रिज होगा, एंडरसन होता है, ये भी सेम इंडक्टेंस के लिए होता है। और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ शेयरिंग ब्रिज, यहाँ पे मैं बताया कैपेसिटेंस के लिए होता है, ठीक है ना। एक वेन ब्रिज होता है, वेन ब्रिज, तो यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ वेन ब्रिज होता है। इसका जो यूज करते हैं कैपेसिटर एंड फ्रीक्वेंसी के लिए यूज करते हैं, कैपेसिटर एंड फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये इतना सा मैंने बताया एसी ब्रिज एंड डीसी ब्रिज, तो इसको एक नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ जेनर डायोड, जेनर डायोड का मेन एप्लीकेशन क्या है। तो जेनर डायोड जो होता है अपने को इसका प्रिंसिपल पता है, वर्किंग प्रिंसिपल। जेनर डायोड जो होता है वो रिवर्स बैच पे वर्क करता है, ठीक है ना। इसका दो कंडीशन होता है, फॉरवर्ड बैच एक रिवर्स बैच। तो फॉरवर्ड बैच पे नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करेगा, नॉर्मल डायोड रहेगा, ओके ना, नॉर्मल डायोड। और अगर रिवर्स बैच करूंगा तो ये वर्क करेगा, ओके ना, यानी कि रिवर्स वोल्टेज पे ये इस तरीके से वर्क करता है। ये फॉरवर्ड डायोड का कुछ इस तरीके से रहेगा अपना, ओके। तो ये जेनर डायोड जो होता है इसका जो हम यूज करते हैं एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। और इसके रेक्टिफायर बनाते हैं, अगर यहाँ पे सिंबल रेक्टिफायर, तो रेक्टिफायर हम लोग डायोड यूज करके बनाते हैं, ठीक है। डायोड जो पिन जंक्शन डायोड होता है, एम्पलीफायर जो हो गया वो बीजेटी से बनता है। तो इस तरीके से ये ऑप्शन से एलिमिनेट भी कर सकते थे। मल्टीवाइब्रेटर तो होगा नहीं जेनर डायोड के लिए, तो वोल्टेज रेगुलेटर के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट, सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट किस बेसिक ब्लॉक से बनता है, ठीक है ना। तो सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट जो होता है, सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट जो होता है एसएलसी जो होता है वो बेसिक जो होता है वो फ्लिप फ्लॉप से बनता है। इसी तरह से एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट होता है, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट वो जो होता है वो लॉजिक गेट से बनता है, ठीक है ना, लॉजिक गेट से बनता है। इसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है, ठीक है ना। ये क्या है, ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, ओके ना। तो ये सब सर्किट है, ये मान लो ये सर्किट हो गया एंड ये अपना किस बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या सिक्वेंशियल का पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो बी हो जाएगा, ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि
टोकन रिंग्स इज अ डाटा लिंक टेक्नोलॉजी फॉर, टोकन रिंग जो होता है वो किसके लिए, किस डाटा लिंक टेक्नोलॉजी के लिए यूज करता है ये, ठीक है ना। टोटल टोकन लिंक जो होता है एक तरह का डाटा लिंक है जो यूज करते हैं लैन के लिए, ठीक है ना, लैन एंड फिर लैन में यूज करते हैं एंड उसके बाद नेक्स्ट जो यूज करते हैं हम लोग, 1 मिनट, ये जो टोकन लिंक है ना हम लोग यूज करते हैं टेक्नोलॉजी में, लैन टेक्नोलॉजी में, ओके ना। तो लैन क्या है, इसमें होता क्या है कि जितने भी डिवाइसेस होता है वो कनेक्ट होता है एक रिंग में या एक स्टार टोपोलॉजी में। तो जो टोकन लिंक क्या है, एक तरह का डाटा लिंक है, इसमें सारा भी जितना भी डिवाइस रहेगा वो कनेक्टेड रहेगा रिंग फॉर्म में या फिर स्टार फॉर्म में कनेक्टेड रहेगा। लैन का जो फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है ना, ये फुल फॉर्म होता है लैन का। इस तरह से वाइड एरिया नेटवर्क हो गया, इस तरीके से होता है ये मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क होता है। तो ये अपना सारा कुछ इस तरह का होता है। तो टोकनिंग जो होता है वो लैन एरिया में लैन के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हो रहा है इन ईआर डायग्राम मल्टी वैल्यूएट अट्रीब्यूट्स आर रिप्रेजेंट था। तो ईआर डायग्राम में पहले भी क्वेश्चन ये आ चुका है, सेम क्वेश्चन जो 31/8 वाला क्वेश्चन था ना, 31/8 का जो एग्जाम में आया था उसमें भी ये सेम क्वेश्चन ही पूछा, ईआर डायग्राम से क्वेश्चन पूछा है। तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो डबल इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, डबल इलिप्स। ऑप्शन नंबर हमारा बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइनरी नंबर, इनमें से कौन है जो बाइनरी नंबर नहीं है। तो बाइनरी नंबर क्या होता है, जो 0 1 के फॉर्म में हो। तो 0 1 के फॉर्म में है, ये बाइनरी होगा, ये भी बाइनरी होगा, ये भी होगा, बट ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ई डाल रखा है। ये जो होगा वो हेक्साडेसिमल होगा, ठीक ना, ये हेक्सा नंबर होगा। हेक्सा कहने का मतलब 10 को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए से हेक्सा में, यानी 11 को रिप्रेजेंट करते हैं बी से, उस तरह से 12 को रिप्रेजेंट करते हैं सी, 13 को रिप्रेजेंट करते हैं डी, 14 को रिप्रेजेंट करते हैं ई एंड 15 को रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, ठीक है ना। ये सब कितना, ये सब हेक्साडेसिमल में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए बी सी डी ई एफ से, ओके ना। तो ये अपना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है कि कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2, यानी CaCl2 का मास कैलकुलेट करो, कितना मास होगा CaCl2 को। तो सबसे पहले समझो कि CaCl2 होता क्या है। तो CaCl2 जो होता है इसको हम लोग आइस बाइट भी कहते हैं, ठीक है ना, आइस बाइट। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा कभी नहीं कभी। इसको क्या कहते हैं, आइस बैट कहते हैं, या फिर इसको एक मतलब केमिकल नेम होता है जिसका केमिकल नेम जो है वो कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है ना, कैल्शियम क्लोराइड। तो इसका केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम क्लोराइड, और इसको ऑल्सो नोन एज आइस बाइट, इसको आइस का बाइट भी कहा जाता है, ठीक है ना, बर्फ का टुकड़ा भी कहा जाता है कैल्शियम क्लोराइड को। चलो अब मुझे निकालना क्या, मुझे मास निकालना, एटॉमिक मास। तो इसमें क्या क्या है, कैल्शियम है एंड क्लोरीन है, ठीक है ना। तो CaCl है। तो Ca का जो मास होता है वो 40 होता है, क्योंकि एक कैल्शियम है एंड क्लोरीन कितना है, 2 है। तो कहने का मतलब 35.5 एक का होता है मल्टीप्लाई 2, तो कहने का मतलब ये अपना 71 हो गया। तो टोटल मास कितना हो गया, तो 40 + 71 कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्स 111,111 आएगा यानी यूनिट होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, an amplifier which retains the shape of the inputs and at the output is called the, वैसे एम्पलीफायर का नाम बताओ जो रिटेन कर जाता है, लौट जाता है शेप ऑफ इनपुट एट द आउटपुट है, ठीक है, सेम इनपुट में जो डाला वो आउटपुट में सेम आ जाएगा। उस एम्पलीफायर को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस एम्पलीफायर को हम लोग लीनियर एम्पलीफायर कहते हैं, ठीक है ना। जो मैंने इनपुट में डाला वो सेम आउटपुट में वो आ जाएगा। सपोज मैंने इस तरीके से डाला जिसका पिक टू पिक वैल्यू 5 वोल्ट है, तो सेम उसका आउटपुट में भी आ जाएगा पिक टू पिक वैल्यू 5 जो रहेगा, तो उसको कहते हैं लीनियर एम्पलीफायर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द पावर इन अ लाइन हैविंग अ रेजिस्टेंस 4 ओम है एंड 8 एम्पियर का करंट जा रहा है जो डीसी करंट है, ठीक है, डायरेक्ट करंट है, एंड फॉलोइंग थ्योरी दा। तो उसका बोल रहा है क्या, पावर निकालना। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू क्या क्या दे रखा है, इन्होंने दे रखा है I एंड दे रखा है R। तो P जो पावर का फॉर्मूला होगा वो I एंड R से रिलेट करके निकालना है। तो P का फॉर्मूला होता है I² R होता है फॉर्मूला, ठीक है ना। तो I² डेट मीन कहने का मतलब 8 का स्क्वायर इंटू R का मतलब ये। तो सॉल्व करोगे तो 8 8 64 हो गया एंड इंटू 4 तो आ जाएगा 256 वाट। पावर का यूनिट वाट होता है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Which of the following initialization statement store 6 integer value in array, इनमें से कौन सा इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट है जो स्टोर करेगा 6 इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेगा। ये आप थ्योरेटिकली आपका ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो आप इसको आप अगर एरे वगैरह पढ़े होगे तो डायरेक्टली इंट एरे 5 जो है वो स्टोर करता है 6 वैल्यू इंटीजर्स को, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सेस 3 कोड ऑफ अ डेसिमल 7, ये 7 का एक्सेस 3 निकालना है, ये 7 डेसिमल में है, इसका मुझे कन्वर्ट करना है एक्सेस 3 में, ठीक है ना, एक्सेस 3 में कन्वर्ट करना है।
तो इसको एक्सेस 3 में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखो। तो अगर बाइनरी में कन्वर्ट कर लिए तो एक्सेस 3 में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर एक और मेथड है कि ये क्या है, बेस 10 है ना, ये बेस 10 में 7 है, एक्सेस 3 पूछ रहा है, इसमें 3 ऐड करो 10 हो जाएगा, एंड 10 का बाइनरी लिख दो तो वो भी आंसर हो जाएगा। या फिर उससे उल्टा चलो, 7 का बाइनरी लिखो, उसमें 3 ऐड करो, तो जो रिजल्ट आएगा वो उसका एक्सेस 3 हो जाएगा। तो मैं दोनों में से जो भी जा सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। चलो पहले 10 में से 7 में से 3 ऐड किया, 10 हुआ, और 10 का जो बाइनरी होगा वो 1010 होता है, ठीक है ना। तो ये अपना इस तरीके से लिख सकते हो। या फिर सपोज 7 का बाइनरी लिखा आपने, 7 का बाइनरी 111 होता है, प्लस 3 उसमें एक्सेस 3 है ना, 3 ऐड करो, तो 3 का जो बाइनरी होता है वो 3 का जो बाइनरी होगा वो 11 होगा। तो इसको जब ऐड करोगे तो रिजल्ट जो आएगा वो 1010 आएगा। तो इस तरीके से भी जा सकते हो, उस तरीके से भी जा सकते हो, आपको जैसा मन करे वैसा जाओ। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर विच रिफर्स द फिजिकली एंड लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ अ नेटवर्क। इनमें से कौन सा जो रिफर करता है फिजिकल एंड लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क का अरेंजमेंट, ठीक है ना। तो ये जो नेटवर्क जो है एक तरह का टोपोलॉजी होता है जो रेफर करता है फिजिकल या लॉजिकल, या मेरे को अरेंज करना होगा तो उसको टोपोलॉजी कहा जाता है, ठीक है ना। तो बीजेटी टोपोलॉजी वगैरह पढ़ो है ना, एम्पलीफायर टोपोलॉजी वगैरह, तो उस तरह का टोपोलॉजी होता है जिसको हम लोग अरेंज करते हैं फिजिकल एंड लॉजिकल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, इनमें से कौन सा है जो कॉमनली यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में। तो कंडक्टर कौन सा होगा, कॉपर को हम लोग ज्यादा यूज करते हैं कंडक्टर में, ठीक है ना। अब रेलवे वगैरह लाइन भी देखोगे तो कॉपर को हम लोग ज्यादा यूज करते हैं कंडक्टर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन फेज मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी डिविएशन इज, यानी फेज मॉड्यूलेशन में जो फ्रीक्वेंसी डिविएशन होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले इसका डेरिवेशन से आप समझ लेना, जनरल जो एक्सप्रेशन होता है फेज मॉड्यूलेशन का, उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि फ्रीक्वेंसी डिविएशन क्या होता है। इसका जो फ्रीक्वेंसी डिविएशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो चलो मैं इसका सबसे पहले लिख दे रहा हूँ, फेज मॉड्यूलेशन का एक्सप्रेशन लिखूँ तो समझ में आ जाएगा। तो जो एक्स पी एम जो होता है ना, एक्स पी एम एक्स फेज मॉड्यूलेशन ऑफ टी इज इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला, एक्सप्रेशन जो होता है ए कॉस 2 पाई एफ सी टी, है ना, प्लस ए पी एम टी, ओके ना। ये अपना बेसिक फंडामेंटल बेसिक एक्सप्रेशन होता है। तो इसमें जो अपना डेल एफ होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो होता है, फ्रीक्वेंसी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के, एम के एंड एफ एम के, जो मैसेज का फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है ना। तो इस तरह का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तीसरा ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट डज ओपेक स्टैंड फॉर, ओपेक का फुल फॉर्म क्या होगा। तो ओपेक का जो फुल फॉर्म होता है एक तरह का ओवाइल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, ठीक है ना, ओवाइल एक्सपोर्टिंग के लिए यूज करते हैं। तो जो क्या होगा ओवाइल एक्सपोर्टिंग, तो ओवाइल प्रोडक्ट फॉर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। ये करता क्या, इसका मेन काम जो होता है, ये जो लगभग 13 कंट्री में, 13 कंट्री है, 13 कंट्री जो है ऑयल को एक्सपोर्ट करती है, ऑयल को प्रोड्यूस करती है, निकालती है ऑयल को। तो इसका काम क्या रहता है कि एक तरह का 13 कंट्री का ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑयल को प्रोड्यूस करती है एंड फिर उसका पूरा सारा कुछ देख रेख करती है, किस तरीके से क्या होता है, क्या उसका डाटा वगैरह तैयार करना होता है, तो सारा काम ये ओपेक करती है, ठीक है ना। तो ओपेक में कौन कौन है, 13 कंट्री आती है, ठीक है ना। जैसे अपना अपना सऊदी अरबिया हो गया, और भी अदर जो हो गया कुवैत वगैरह, उस समय जो तेल होती है ना, तेल वो ओपेक के द्वारा चलती है, ठीक है ना। ओपेक एक संस्था ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ मीटर हैज अ फुल स्केल 90 डिग्री है एंड करंट 1 एम्पियर है। द मीटर हैज द परफेक्ट स्क्वायर रिस्पांस, उसका परफेक्ट स्क्वायर रेंज है। तो व्हाट इज द करंट डिफ्लेक्शन एंगल, 45 पे करंट डिफ्लेक्शन कितना होगा। बताइए, जो अपना मीटर है ये 45 पे मुड़ेगा ना, मान लो ये 45 डिग्री पे, तो उसका करंट कितना, उस टाइम कितना करंट होगा उसका, ठीक है ना। ये इसका स्केल है, तो 45 एंगल पे आने पे उसका करंट कितना होगा, ओके ना। ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो इसका लॉजिकली समझो कि थीटा जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर होता है, ये लॉजिकली होता है। तो कहने के बाद इसने सबसे पहले थीटा दे रखा है 90 डिग्री, तो 2 थीटा पूछ रहे हैं, थीटा 1 एंड थीटा 2, ठीक है ना। इसका जो इक्वल होगा वो I1 का स्क्वायर अपॉन I2 का स्क्वायर से इक्वल होगा, यही ना। तो सेम चलो, थीटा 1 का 90 दे रखा है इन्होंने वैल्यू, एंड थीटा 2 45 दे रखा है, ओके ना। क्वेश्चन वाला 45 होगा, उस टाइम उसका करंट कितना होगा। तो I1 का वैल्यू इसने दे रखा है 1 का स्क्वायर अपॉन I2 का वैल्यू इसने पूछा कि क्या होगा, ठीक है ना। तो जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर जो रिजल्ट आएगा I2 इज इक्वल टू आएगा वो अप्रोक्स 0.707 होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द पीएच ऑफ सॉल्यूशन 13 द मींस दिस मींस दैट इज, मतलब कोई सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 13 है तो उसका मतलब क्या होता है। एक स्केल होता है, पीएच एक स्केल है, ठीक है ना। यहाँ पर 0 से लेकर 7 टू 14 7 टू 14 तक डाटा रहता है, ठीक है ना। 0 से लेकर 7 से लेकर 14 रहता है।
7 को जो हम लोग कहते हैं, 7 का जो रेंज होता है उसको न्यूट्रल कहते हैं। अगर यहाँ इसका वैल्यू उतना रहेगा, ठीक है, 7 रहता है, तो वो जो सोल्यूशन है वो न्यूट्रल रहेगा। 7 से इस साइड बढ़ेंगे तो अपना एसिड जो है एसिडिसी यानी स्ट्रॉन्ग एसिड होते जाएगा, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगर इस साइड बढ़ेंगे तो, अगर इस साइड बढ़ेंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है ना, इस साइड बढ़ेंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस। तो अब इसने क्या बोला कि कुछ सॉल्यूशन का जो पीएच वैल्यू 13 है, 13 कुछ यहाँ पर लाई कर रहा होगा, तो ये कैसा होगा, एक तरह का स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अगर यहाँ पर रहता, मान लो अगर 8 रहता तो वीक बेस होता, लेकिन ये क्या 13 है तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला इन एन आइडियल केस द चार्जिंग करंट ऑफ 200 एच बैटरी वुड बी। देखिए आइडियल केस में जो 200 एच का बैटरी होता है उसका चार्जिंग करंट कितना होता है, ये आइडियल केस में पूछ रहा है। तो जो नॉर्मली आप इसका हम लोग कैलकुलेट करते हैं, चार्जिंग करंट का कैलकुलेशन जो होता है वो रेटिंग पे डिपेंड करता है, और रेटिंग पे 10% का डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो उसने कितना एज का लिया, 200 एज का है, और इसका 10% निकालोगे उसका उतना उसका करंट होगा। जब 10% निकालोगे तो 20 आएगा, तो 20 एम्पियर उसका करंट रेटिंग रहेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो रहेगा वो बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मीन रिलेटेड टू कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग स्टैंड फॉर। मीन का मतलब क्या होता है, मतलब मीन का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो मोबाइल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा, मोबाइल आइडेंटिफिकेशन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि टुंड्रा इकोसिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ। टुंड्रा जो इकोसिस्टम है, टुंड्रा इकोसिस्टम है जो टुंड्रा में बनाया गया, ये किसका एग्जांपल है ये पूछ रहा है। तो टुंड्रा जो एग्जांपल है वो एक तरह का नो ट्री रीजन का एग्जांपल है, ठीक है ना। नो ट्री रीजन कहने का मतलब वहां पे कोई ट्री नहीं होगा, वैसा सिस्टम जहाँ पे कोई ट्री नहीं हो, तो उसको टुंड्रा इकोसिस्टम कहा जाता है, वो एक तरह का एग्जांपल है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ये सब करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, जीए जीके का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी वगैरह का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ इंटरसेक्शन ऑपरेटर्स। तो इंटरसेक्शन ऑपरेटर का यूज का क्या होता है, मतलब इंटरसेक्शन ऑपरेटर का क्या काम होता है, उसका जो होता है वो कॉमन टपल्स का काम करता है, ठीक है ना, टू गेट कॉमन टपल्स। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रजिस्टर विच इज यूज टू स्टोर वैल्यूज ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन इन टर्म डायरेक्ट। जो वैसा रजिस्टर बताओ जो स्टोर करेगा अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन को, तो उसको क्या कहते हैं, उसको एक्यूमुलेटर कहा जाता है, ठीक है ना। ये 8085 का क्वेश्चन है, ये माइक्रो प्रोसेसर का क्वेश्चन है, या फिर कंप्यूटर का क्वेश्चन कह सकते हो, ओके ना। ये माइक्रो प्रोसेसर या कंप्यूटर का क्वेश्चन का हो, और ये जो ऑपरेट करता है, स्टोर करता है अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन को, उसमें एक्यूमुलेटर में स्टोर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 एम्पियर आवर यानी कि 2 H इज इक्वल टू हाउ मनी कूलम्स। उससे पहला जो क्वेश्चन आया था ये कूलम्स पे क्वेश्चन नहीं था, इसने बोला करंट कितना होता है, चार्जिंग करंट कितना होता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन अभी आया इसने बोला कि कितना इसका इसका कितना कूलम होगा अगर 2 H का होगा तो, ठीक है ना। तो 2 H का अगर होगा, तो अगर 2 H का क्वेश्चन पूछा तो कितना कूलम होगा, तो सबसे पहले लॉजिक समझो, 1 H का अगर होता है तो उसका जो एम्पियर होता है, उसका जो कूलम होता है वो 3600 कूलम होगा, ठीक है ना। उसी तरह से अगर 2 एम्पियर का पूछेगा, 2 H का पूछेगा तो 7200 कूलम होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि इन अ सीआरओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन गन। सीआरओ आपने देखा होगा ना, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, सीआरओ का फुल फॉर्म होता है कैथोड ऑसिलोस्कोप, ठीक है ना। तो इस सीआरओ में जो है, इन सीआरओ जिसमें एक इलेक्ट्रॉन गन होता है, तो इलेक्ट्रॉन गन किसका पार्ट है, उसमें कौन कौन सा पार्ट आएगा, ग्रिड आएगा, एक्सेलरेटिंग एनोड आएगा, या कैथोड आएगा, या फिर ऑल ऑफ द एबव आएगा। इसमें सारा होता है जो इलेक्ट्रॉन गन का पार्ट होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ सिंगल इंस्ट्रक्शन टू क्लियर द लोअर 4 बिट्स, यानी कि एक इंस्ट्रक्शन बताओ जो मेरे को क्लियर करना है लोअर 4 बिट को एक्यूमुलेटर इन 8085 असेंबली लैंग्वेज। तो इसके इंस्ट्रक्शन का नाम बताओ। तो इनमें से मैं सारे इंस्ट्रक्शन का एग्जांपल देते रहा हूँ। सबसे पहला जो इसने एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि ए एन आई F0H, ठीक है ना। इसका जो काम होता है, इसको क्लियर किया, यूज टू क्लियर 4 बिट्स, ठीक है ना। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ 4 बिट्स इन 8085, ठीक है ना। लोअर यहाँ पर है क्लियर लोअर 4 बिट्स, यानी कि ANI 4F0H, इसका काम क्या होता है, 4 बिट्स को, लोअर वाले 4 बिट्स को क्लियर करने का काम होता है 8085 में, ओके ना। अब एक होता है ANI, सॉरी,
एक जो होता है नेक्स्ट ANI, ठीक है ना, 0FH, इसका जो काम होता है ये भी करेगा, क्लियर करेगा, ठीक है ना, यूज टू क्लियर, ये करेगा अपर को, ठीक है ना, अपर 4 बिट्स को क्लियर करेगा इन 8085 में। फिर नेक्स्ट जो होता है वो XRI F0H, इसका जो काम है वो सेम का, यूज टू क्लियर, यूज टू कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, ये कॉम्प्लीमेंट करेगा, कॉम्प्लीमेंट, ये क्या करेगा, ये कॉम्प्लीमेंट करेगा किसको, ये अपना अपर बिट को, लोअर अपर बिट को करेगा, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट अपर बिट। नेक्स्ट जो आएगा XRI 0FH, ठीक है ना, इसका जो काम होता है सेम, यूज टू क्लियर कॉम्प्लीमेंट लोअर बिट ना, लोअर 4 बिट्स को ये क्लियर करेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा, इसने बोला कि कौन सा क्लियर करेगा 4 बिट को, एक्यूमुलेटर का इंस्ट्रक्शन बताइए, लोअर 4 बिट है ना एक्यूमुलेटर में, तो क्लियर करने के लिए बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा, इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, ANI F0H, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि विच इज नॉट अ कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, इनमें से कौन सा जो कंट्रोल इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो CMP जो है वो कंट्रोल इंस्ट्रक्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर हमारा सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ अ ग्लोबल वार्मिंग, इनमें से कौन सा जो सॉल्यूशन नहीं हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग का, मतलब ग्लोबल वार्मिंग है ना, उसका सॉल्यूशन कौन सा नहीं होगा। रिड्यूस करेंगे फॉसिल फ्यूल कंजप्शन का, या डिफॉरेस्टेशन करेंगे, या प्लांटेनिंग मोर ट्रीज करेंगे, या यूजिंग कॉम्पैक्ट फॉर फ्लोरेसेंट CFL को यूज करेंगे। मतलब इसने बोला कि कौन सा ऐसा यहाँ पे सोल्यूशन है जिस कारण से ग्लोबल वार्मिंग कम नहीं होगा। सबसे पहले जो फॉसिल फ्यूल होता है ना, फ्यूल जो होता है ईंधन, उसको कम यूज करेंगे, ये तो सही है, इसके कारण से ग्लोबल वार्मिंग कमेगा। प्लांटिंग करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग कमेगा, CFL का कम यूज करेंगे, ठीक है ना, कॉम्पैक्ट छोटा यूज करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग कमेगा। पर डिफॉरेस्टेशन करेंगे, मतलब जो पेड़ को काटेंगे, डिफॉरेस्टेशन करने का मतलब जंगल को काटना, ठीक है ना, तो अगर ये करेंगे तो इससे ग्लोबल वार्मिंग जो है कमेगा नहीं, तो ये सोल्यूशन नहीं होता। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ कैन अ मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर बी मॉडिफाइड इनटू अ रैम्प जनरेटर, मतलब एक मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है, एक मॉडिफाइड किया जाता है इनटू रैम्प जनरेटर में, तो किस तरीके से जनरेटर ये होता है, वो मॉडिफाइड होता है, ठीक है ना। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, रिप्लेस करते हैं रजिस्टर को बाय द कांस्टेंट करंट सोर्स से। तो वो क्या करता है कि मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर जो होता है वो एक तरह का रैम्प सिग्नल जनरेट करने लग जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है, जैसे हम लोग रिप्लेस करेंगे रजिस्टर को कैपेसिटर में, तो जो कैपेसिटर अपना है ना वो चार्ज करेगा लिनियरली एंड फिर जनरेट कर देगा अपना रैम्प सिग्नल। कैपेसिटर का चार्जिंग पॉइंट होता है ना, लिनियरली चार्ज होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी रहेगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय विच इट कैन बी रोल्ड इनटू अ शीट इज कॉल्ड द, मतलब एक मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है जिसको हम लोग शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, प्लास्टिसिटी नाम है, मिलेबिलिटी नाम है, डक्टिलिटी नाम है, इलास्टिसिटी नाम है। तो उसका कहते हैं मिलेबिलिटी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर हमारा बी है। और सबसे ज्यादा जो मिलिएबल होता है वो सबसे ज्यादा मिलिएबल गोल्ड होता है, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा मिलिएबल कौन सा होता है, गोल्ड मेटल होता है, जो सबसे ज्यादा मतलब उसको पतला करके धागा की तरह बना सकते हैं गोल्ड को। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द गिवन यूनिट्स आर नॉट डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है ना, इनमें से जो यूनिट दिया हुआ है ये कौन सा यूनिट जो है वो डिराइव्ड नहीं है। डिराइव्ड कहने का मतलब दो तरीके से यूनिट होता है, एक डिराइव्ड होता है और एक फंडामेंटल होता है, ठीक है ना। तो फंडामेंटल कहने का मतलब जो नॉर्मली, जैसे सपोज करो टाइम को हम लोग लिखते हैं, ठीक है, टाइम को हम लोग लिखते हैं, टाइम को सेकंड से इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। या फिर मान लो मास आगे लिखना होगा तो मास को हम लोग केजी से लिखते हैं। उसी तरह से डिस्टेंस रहेगा, डिस्टेंस है हम लोग किससे मेजर करते हैं, तो मीटर से मेजर करते हैं। ये सब जो है इसको कहते हैं फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है। एक होता है डिराइव्ड, जो फंडामेंटल का यूज करके डिराइव्ड यूनिट बनता है। इनमें से देखो वाट जो है, वाट यूज करके बनाया गया ये, और टोटल जो फंडामेंटल है वो 7 फंडामेंटल यूनिट है टोटल, ठीक है ना। फिर पास्कल हो गया जो प्रेशर का होता है, ये वाट जो हो गया वो पावर का होता है, पावर का यूनिट होता है। पास्कल जो है वो प्रेशर का यूनिट होता है, प्रेशर का होता है। और न्यूटन जो होता है वो फोर्स का यूनिट होता है।
बट किलोग्राम जो है वो एक तरह का फंडामेंटल यूनिट है, ओके ना, फंडामेंटल यूनिट है, जो मास का यूनिट होता है, मास का किलोग्राम होता है, ओके। तो ये जो अपना एक डिराइव्ड यूनिट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इन अ स्टैक वी कैन एक्सेस द एलिमेंट्स। स्टैक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ रहा है, यानी कंप्यूटर से जो क्वेश्चन आता है ना उसे थोड़ा फोकस करना। स्टैक हो गया, फंडामेंटल जो एरे वगैरह हो गया, इस तक पूरा फोकस करना। तो इन स्टैक वी कैन एक्सेस द एलिमेंट, स्टैक को हम लोग एक्सेस करेंगे एलिमेंट में, तो उनमें से कौन सा होगा जो एक्सेस कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। विच इज इंटर एट लास्ट, जो लास्ट में इंटर आएगा वही स्टैक में एलिमेंट एक्सेस करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है, वो रहा फंडामेंटल फंक्शन विच कॉल्स इटसेल्फ इज कॉल्ड अ। एक फंक्शन है जो किसी को कॉल करता है, इटसेल्फ अपने आप को बुलाता है, यानी एक फंक्शन जो इटसेल्फ को कॉल कर रहा है, तो उस फंक्शन को क्या कहते हैं। ऑटो फंक्शन, स्टैटिक फंक्शन, रिकर्सिव फंक्शन या फिर सेल्फ फंक्शन। ये सब जो है ना सब आपको वर्ड्स में इसका आंसर मिलेगा, ऐसा इसका क्वेश्चन देता है। मतलब अगर सीएस का क्वेश्चन है ना, कंप्यूटर साइंस का बेसिक फंडामेंटल कंप्यूटर, तो आपको वर्ड्स को देखकर ही ऑप्शन एलिमिनेशन से आप आंसर लगा सकते हो। रिकर्सिव फंक्शन जो है वो खुद को कॉल करता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इन स्मार्ट इंडियन हैकडॉन 2019, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इन स्टूडेंट्स कहाँ से कम आउट किए थे सॉल्यूशन टू डिटेक्ट द फेक नोट्स। फेक नोट्स को डिटेक्ट करने के लिए एक ने कुछ हैकडॉन बनाया था, ठीक है ना, एक स्मार्ट इंडिया हैकडॉन बनाया था। उसमें वो स्टूडेंट जो आए थे वो कहाँ का स्टूडेंट था, वो क्वेश्चन पूछा था। ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा आईआईटी खड़गपुर, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है ना। यानी आईआईटी खड़गपुर के स्टूडेंट थे। 2019 का ये करंट अफेयर्स है, तो उतना मैटर नहीं करते ये क्वेश्चन, तो इसको नेग्लेक्ट ही करो तो बेटर रहेगा। मैं इसमें डाल दिया कि चलो भाई ये क्वेश्चन अरेंज रहेगा एक तरह का सीक्वेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहे विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स इज बेस्ट सुटेड फॉर टू रिप्रेजेंट द लॉजिकल वैल्यूज। लॉजिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए इनमें से कौन सा सही होगा। बुलियन होगा, कैरेक्टर होगा, इंटीजर होगा या डबल होगा। तो जो बुलियन होता है ना, बुलियन एक तरह का एक बेस्ट सुटेबल वैल्यू होता है, इसको इंडिकेट करने के लिए वैल्यू होता है लॉजिकल वैल्यू को। तो लॉजिकल वैल्यू जो होता है बुलियन फॉर्म में लिखते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पूरा हाउ मेनी बाइट्स ऑफ अ बिट एड्रेसेबल मेमोरी इज प्रेजेंट इन 8051 बेस्ड माइक्रो कंट्रोलर। ये क्वेश्चन पहला भी आ चुका है, यानी 8051 ये जो क्वेश्चन है ना इस बेस्ड पे क्वेश्चन 31 अगस्त वाले में भी क्वेश्चन में आया था, 31/8 का पेपर में भी ये आया था क्वेश्चन। तो उसमें भी इस 8051 पे पूछा था क्वेश्चन। मतलब माइक्रो कंट्रोलर 8051 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, इसको अच्छे से पढ़ना। और मेमोरी बेस पे तो ज्यादा पढ़ना, ठीक है ना। मेमोरी इसका क्या होता है, इसका रजिस्टर का कितना बिट होता है, ये सब पहले मैं बता चुका हूँ। ये 31/8 वाला का सोल्यूशन देखोगे ना, तो उसमें मैं सारा कुछ डिटेल इसका पूरा बताया हूँ। तो जो 8051 जो माइक्रो कंट्रोलर है, इसमें बोला कि एड्रेस कितने बाइट्स का एड्रेसेबल मेमोरी होता है। तो जो ये तो आप मैं पहले बता चुका हूँ, 16 बिट का होता है। आप एक बार वीडियो को देख लेना वो वाला। अब इसका कुछ डिस्क्रिप्शन फिर से लिख लो। ये जो 8051 होता है वो 40 पिन का होता है, ठीक है ना। ये जो 8051 होता है माइक्रो कंट्रोलर 40 पिन इसमें होता है। और इसमें दो तरह का रैम मैं बता दे रहा हूँ। इसमें जो रैम होता है वो इंटरनल रैम होता है, ठीक है ना। और एक इंटरनल जो रैम होता है इसका, इसमें इंटरनल रैम जो होगा वो 128 बाइट का होगा, ठीक है ना। इंटरनल रैम जो होगा वो 128 बाइट का होगा, ओके ना। और इसका जो एड्रेसेबल रैम होता है वो 16 बाइट का होता है, यानी एड्रेसेबल जो होगा वो 16 बाइट का होगा। 16 बाइट जो भी क्वेश्चन ने पूछा इसने। और एक रोम होता है, ठीक है ना, एक रोम होगा। जो रोम होता है वो 4 किलो बाइट का होता है। वैसे मैं इसका डिस्क्रिप्शन लिख दिया हूँ पहले ही क्वेश्चन में, ये इस वाले में जाके देखना, लेक्चर नंबर 1 में शायद डाला होगा मैं भी इसका क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा द नंबर ऑफ डिजिट्स 1 प्रेजेंट इन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 3 इंटू समथिंग, इतना है, ठीक है। बोल रहा है कि इनमें से अगर इसको ये अपना डेसिमल नंबर है तो बाइनरी में कन्वर्ट करो, और कन्वर्ट करने पे देखो कि 1 उसमें कितना पीस आता है, नंबर ऑफ वंस कितना है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर सॉल्यूशन, फिर सॉल्व करो, फिर ऐड करोगे, उसके बाद इसको फिर बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, तो थोड़ा सा टाइम टेकन ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका शॉर्ट फॉर्म मेथड है, ट्रिक से समझ लो कि सबसे पहला स्टेप है कि आप क्वेश्चन लिखा करो, ठीक है ना। अगर आप सीख जाओगे तो आप एक स्टेप में इसका आंसर निकाल लोगे। 5 इंटू 64 प्लस 7 इंटू 8 प्लस 3 मैं सिखा रहा हूँ। अगर आप सीख जाओगे एक बार तो आप एक स्टेप में इसका आंसर लिखोगे, ठीक है ना। अब आपको 3 को तोड़ना है 2 के फॉर्म में, ठीक है ना। बाइनरी कैसे लिखते हो, तो 3 को लिख सकता हूँ 2 प्लस 2 इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। इंटू 512 को मैं लिख सकता हूँ 2 9, ठीक है ना। प्लस फिर 5 को तोड़ दो 2 प्लस 2, ओके ना। फिर नेक्स्ट 64 को लिख दो 2 6, ठीक है ना। प्लस 7 को तोड़ दो 2 1 एंड प्लस 2 ये हो गया 7 एंड 8 का 2 फिर प्लस फिर 3 को तोड़ो तो 2 प्लस 2 1
ओके ना। तो ये देखो अपना सब ये एक तरह का बाउंड्री के फॉर्म में मैंने तोड़ दिया है। अब यहाँ से सब आप इसका सॉल्यूशन निकालो। नेक्स्ट स्टेप्स का सॉल्यूशन देखो। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, एक बार इससे करोगे, फिर सेम प्रोसेस इसको इससे करोगे, वही सेम प्रोसेस रहेगा। तो आपको करना क्या है कि आपको नंबर ऑफ काउंट करना है कि नंबर ऑफ टू कितना पीछे आ रहा है। आप मल्टीप्लाई करो या ना करो, बात तो बराबर। जैसे पहले भी ये दो टर्म है और उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे तब भी ये दो टर्म रहेगा। तो मैं एक स्टेप यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। आपका एक स्टेप क्या रहेगा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और फिर स्टेप में लिखोगे, तो वही बात ही होगा। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे दो टर्म मिलेगा, तो दो टर्म यहाँ से हो गया, ठीक है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से दो टर्म मिलेगा, यहाँ पे दो टर्म हो गया। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से तीन टर्म मिलेगा, तीन टर्म हो गया। एंड ये आपको दो टर्म दिया। तो टोटल कितना टर्म हो गया, दो दो चार तीन सात और दो नौ। तो टोटल जो वन आएगा वो 9 पीस वन आएगा, ठीक है, 9 टाइम्स वन आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। इस तरीके से शॉर्टकट निकालते हैं। तो आपको करना क्या होता, आप सिंपली कुछ नहीं करते, आप सिर्फ 3 को तोड़ते, 5 को तोड़ते, 7 को तोड़ते एंड 3 को तोड़ते और काउंट करके लिख देते कितना पीस वन आ रहा है। आप इसको तोड़ते भी नहीं, इसका कोई मतलब नहीं बना तोड़ने से, ठीक है ना। तो इस तरीके से शॉर्टकट ट्रिक होता है इसका निकालने का। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएमटीपी। एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एसएमटीपी जो होता है एक तरह का मेलिंग है, ठीक है ना, एक तरह का सिंपल मेल होता है। तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ठीक है ना। एसएमपीटी एक तरह का सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, एक तरह का ये प्रोटोकॉल है, ठीक है ना। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। इज द प्रोसेस ऑफ ओवर ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स एंड एल्गी इन लेक्स। मतलब लेक में जो प्लांट्स और एल्गी जो होता है, हरा हरा पौधा जो उग जाता है प्लांट्स तालाब में, उसको उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ठीक है ना। तो उस प्रोसेस को कहा जाता है एरिथ्रोफिकेशन, ठीक है ना, एरिथ्रोफिकेशन। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं एंड लास्ट क्वेश्चन है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नेटवर्क। इनमें से कौन सा जो नेटवर्क का टाइप नहीं है। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, पान हो गया, ठीक है ना, पैन एंड स्टोर प्राइवेट नेटवर्क एंड फिर इंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क। तो स्टोर प्राइवेट नेटवर्क जो है एक तरह का नेटवर्क नहीं है, बाकी सब ये नेटवर्क है, ठीक है ना। तो ये टोटल कंप्लीट हो गया है। ये जो अपना ये जो सोल्यूशन हो रहा था 1/9/2019 का ये पेपर था, आरआरबी जेई का था, ठीक है ना, ईसी ब्रांच का था। तो ईसी ब्रांच का ये पूरा टोटल 150 क्वेश्चन को मैं कंप्लीट करा दिया हूँ। तो ये पार्ट 3 इस वीडियो का पार्ट 3 था, यानी पार्ट 1 में मैं कराया 50 तक, ये पार्ट 2 में मैं कराया 100 तक, यानी ये पार्ट 3 वीडियो था, इसमें मैं कराया 150 तक कंप्लीट करा दिया। तो टोटल प्रीवियस क्वेश्चन 2019 का कंप्लीट हो चुका है, सब हो चुका है। दो ही पेपर पूछा था, एक 9/2019 को पूछा था और एक जो पूछा था 31/8/2019 को पूछा था, ठीक है ना। दो पेपर हुआ था इसी का। तो दोनों पेपर कंप्लीट हो चुका है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें और भी प्रीवियस क्वेश्चन रहेगा, पहले का प्रीवियस क्वेश्चन उठाऊंगा और उसको भी सोल्यूशन दूंगा, ठीक है ना। और मैं भी एक वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मेरा वीडियो देख लेना। और भी मैं मैथ्स उसका जो प्रीवियस क्वेश्चन होता है, मैथ्स का हो गया, रीजनिंग का हो गया, जो भी प्रीवियस को रहता है, आरआरबी जो पूछती है आरआरबी, मैथ्स का हो गया और रीजनिंग का जो क्वेश्चन जो आरआरबी पूछती है उसका मैं प्रीवियस क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक है ना। उसका एक सीरीज आ रहा है। तो आप एक बार यूट्यूब पे एक बार देख लेना, ठीक है ना, या फिर इसका प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे चेक कर लेना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।